नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो कि इस समय जेल में हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए की पेनल्टी लगा दी है और लाखों रुपए की जो फाइन जमा बताया है वो ये कहा कि भाई कुछ वकीलों का भी भला हो जाना चाहिए। आपके पास पैसे बहुत हैं, आप इतने इतने बड़े वकील हायर करके रोज़ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। एक ही बात को लेकर 12 बार सुप्रीम कोर्ट वो आईपीएस अधिकारी महोदय गए और 12 बार सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ऑनरेबल जस्टिस गवई ने 10,000 रुपये की उसी समय 10,000 रुपये की एक कॉस्ट लगाई थी और उसको भी एडवोकेट के फंड में जमा एडवोकेट एसोसिएशन के फंड में जमा कर दिया था। लेकिन वो 3 पिटीशनें फिर लेकर चले आए। तो 3 पिटीशनें जब फिर लेकर आए तो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर उनके ऊपर 1-1 लाख रुपये, अब की बार 1-1 लाख रुपये की तीनों पर कॉस्ट लगाई और कहा कि भाई वकीलों के फंड में जमा कर दो, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं। ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कश्मीरी पंडित हैं मूलतः। आईपीएस इन्होंने क्वालिफाई किया, इनको गुजरात कैडर मिला, गुजरात कैडर में बड़े बड़े पोस्टों पर रहे। हम सब जानते ही हैं कि सरकार किसी की हो लेकिन सिस्टम तो जो लोग हैं उनसे ही काम करवाना होता है और सिस्टम में जो लोग काम करने वाले हैं उनसे करवाइए, जो नहीं करने वाले हैं उनसे भी करवाइए। मोदी जी मुख्यमंत्री बने 2020 में 2002 में, और जब 2002 में वो मुख्यमंत्री गुजरात के बने थे तो उसी समय पर गुजरात में गोधरा कांड हो गया। गोधरा में मुसलमानों ने एक ट्रेन को चारों ओर से तारों से बंद करके पेट्रोल डालकर जला दिया। उसके अंदर 63 राम भक्त वहीं जलकर खाक हो गए थे। उसका परिणाम ये निकला था कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद में जब वो बॉडीज़ आईं पोस्टमार्टम के लिए और वो बॉडीज़ रखी गई तो फिर अहमदाबाद में दंगे हो गए थे। अहमदाबाद के उन दंगों के विषय में माननीय मोदी जी को लगातार सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करता रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक अलग से कमेटी भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी। वो प्रकरण जो हैं उनका पीछा नहीं छोड़ पाए, जबकि उनके अपने बयान हैं कि वो और दिग्विजय सिंह के सामने के बयान हैं एक बार के कि उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान से फ़ोर्स मांगी, हमने गुजरात से हमने मध्य प्रदेश से फ़ोर्स मांगी, हमने महाराष्ट्र से फ़ोर्स मांगी। सब जगह कांग्रेस की सरकारें थी, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की कि वो दंगे कैसे रोके जाएं। और बाद में अब बयान ये देते हैं कि मोदी जी उसके दोषी हैं। ये जो आईपीएस महोदय हैं ये उस समय भी अधिकारी थे और इन्होंने एक एफिडेविट बाद में लगाया और इन्होंने एक एलिगेशन बाद में लगाया कि माननीय मोदी जी ने उस समय मुख्यमंत्री आवास पर कुछ अधिकारियों को बुलाया था और कुछ अधिकारियों को बुलाने के बाद उनसे कहा था कि जो हिंदू कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये बात सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और इस बात को लेकर एलिगेशंस लगाए इन महोदय ने, और एलिगेशन ये लगाए थे कि साहब ये जो है वो सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम वहाँ एट्रोसिटीज़ हुई। अब इनका एफिडेविट तो लगा था, उससे पहले इनके ऊपर कई एक केसेस चल रहे थे। 1990 में कस्टोडियल डेथ के 63 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था दंगों के दौरान, और उनमें से एक व्यक्ति की लेटर ऑन मृत्यु हो गई थी, दूसरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी। और ये उसके जो व्यक्ति मरा था उसके भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि इन्होंने कस्टडी के दौरान हमारे भाई के साथ जो 3rd डिग्री इस्तेमाल किया और उसकी जो एक्सेसिव पिटाई की, उसको जो टॉर्चर किया, उसका परिणाम निकला कि उसकी मृत्यु हो गई छूटने के बाद। एक और ऐसा ही मामला उस समय भी आया था। उसके बाद 1996 में एक ऐसा ही दूसरा मामला आया और इनके ऊपर कई एक केसेस, 98 में एक केस आया। तो ये सब केसेस पुलिस के ऊपर चल रहे थे। पुलिस के ये कभी एसएसपी हुआ करते थे, तो कभी कमिश्नर हुआ करते थे, तो कभी कोई। लेकिन इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, उस पर जो जजेस की कमेटी बैठी थी, उस जजेस की कमेटी ने जो पड़ताल की उससे पता लगा कि ये तो उस बैठक में थे ही नहीं, ये ऐसी किसी भी बैठक में नहीं बुलाए गए थे। डीजीपी से पूछताछ हुई, इनका कहना था कि डीजीपी हमको लेकर गए थे और डीजीपी के साथ में गया था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मेरा अपना ड्राइवर साथ में था। बाद में उनके ड्राइवर पंत डी
केडी पंत करके नाम था। केडी पंत ने खुद एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और ये कहा था कि ये सज्जन मुझे, यानी कि उस ड्राइवर को कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के यहाँ ले गए थे और स्टेट प्रेसिडेंट के यहाँ ये स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा था कि जैसा भट्ट कह रहे हैं वैसा करते जाओ और वैसे बयान देते जाओ। मेरे ऊपर प्रेशर भी बनाया गया था कि ये गलत बयान दिया जाए कि भट्ट उस बैठक में गए थे और उनके सामने ये सारी बातें हुई। उस एफआईआर में भट्ट के ये जो आईपीएस हैं इनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया था। इस तरह से कई एक मुकदमे, एक केस ये हुआ कि राजस्थान के एक वकील साहब को गुजरात में बुलाया गया, एक होटल में उनको ठहराया गया, उनकी खातिरदारी की गई, फिर उनसे ये कहा गया कि गुजरात के केसेस कुछ करने हैं और ऐसा करने के लिए वो वकील साहब आ गए। फिर उन वकील साहब के ऊपर ये प्रेशर बनाया गया कि वो राजस्थान में उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसी को लिख दें, यानी कि वो उल्टा प्रेशर बनाने के लिए गुजरात बुलाया गया। और फिर गुजरात में, चूंकि गुजरात में वो आईपीएस ऑफिसर थे इसलिए गुजरात में वो कर सकते थे, तो राजस्थान के उन वकील साहब को गुजरात में टॉर्चर किया गया। बाद में वो जब राजस्थान आए तो उन्होंने उस पर मुकदमा फाइल कर दिया और मुकदमा फाइल करके ये प्रकरण खुल गया। इतने सारे केसेस जिस आईपीएस ऑफिसर के ऊपर हैं वो किसी एनजीओ से गवर्न हो रहा था और एनजीओ ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि मोदी जी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। दूसरी बात, अमित शाह जी के ऊपर भी प्रश्न खड़े किए थे और अमित शाह जी के ऊपर हरेन पांड्या केस में ये बताया था कि जब इन आईपीएस ऑफिसर का जेल में ट्रांसफ़र हुआ और जेल के सुप्रिटेंडेंट बने तो वहाँ पर इनको कोई व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति ने ये बात कही कि हरेन पांड्या मर्डर केस के उनके पास सबूत हैं। जब होम मिनिस्टर, उस समय तत्कालीन होम मिनिस्टर के साथ इन सज्जन ने शेयर किया, तत्कालीन होम मिनिस्टर उस समय अमित शाह जी हुआ करते थे, उनके साथ जब शेयर किया तो उन्होंने, इनका कहना था कि उन्होंने कहा ये सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दो। ये प्रकरण के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था। ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें ये लगातार मोदी जी के खिलाफ कहते रहे और गुजरात दंगों के दौरान दंगा प्रायोजित था और उस पर जो कांग्रेस बिल्कुल पूरे सिरे से ए से लेकर जेड तक कह रही थी, जैसे तीस्ता सीतलवाड़ जिस प्रकार से उस समय एविडेंसेस बना रही थी, वो कांग्रेस के अहमद पटेल के डायरेक्शन पर सब कुछ कर रही थी। सोनिया गांधी की वो पर्सनल सलाहकार की तौर पर भी उनकी काउंसिल में शामिल हो गई थी और ये सब एनजीओ गैंग मिलकर मोदी जी को किसी न किसी तरह से दोषी सिद्ध करने पर, अपराधी सिद्ध करने पर पूरा काम कर रहे थे। अब ये सज्जन, इनका जो आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है संजीव भट्ट। संजीव भट्ट, मैंने जैसे कहा कि कश्मीरी पंडित हैं और गुजरात कैडर से हैं। संजीव भट्ट ने पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत लगाकर किसी न किसी तरह से वो मोदी जी के खिलाफ क्या कर सकते थे और क्या कर लेते, इसके आरोप लगाए। जैसा मैंने आपको कहा कि पंत ने, जो इनका ड्राइवर था, उसने ये बात का बयान दिया, एफआईआर दर्ज करवाई कि कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के यहाँ ये हमको लेकर गए और वहाँ पर हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि जैसा कहा जाए वैसा करो, कभी ना कभी तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो तुमको बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा ही प्रकरण तीस्ता सीतलवाड़ वाले मामले में निकला था और तीस्ता सीतलवाड़ में भी बहुत कुछ निकला था। अब संजीव भट्ट के खिलाफ जो आईपीएस ऑफिसर हैं, संजीव भट्ट के खिलाफ 1990 का जो कस्टोडियल डेथ का मामला है, कस्टोडियल टॉर्चर का मामला है, वो सिद्ध हो गया। वो सिद्ध होने के बाद उनको उम्र कैद 2019 में हो गई। हम सब जानते हैं, आप देखिए 1990 का केस 2019 में उम्र कैद हुई। लंबे समय तक चूँकि इनकी डिमांड रही और इनको सर्च किया जाता रहा, लंबे समय तक गायब रहने की वजह से 2015-16 में ही देश की होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि अमित शाह जी की मिनिस्ट्री ने, अब उस समय अमित शाह जी मेरे ख्याल से मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे, होम मिनिस्टर नहीं होते थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इनको इनके पद से अलग कर दिया था और इनको टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि लंबे समय से बिना किसी कारण के ये एब्सेंट थे। और एब्सेंट ये इसलिए थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ बैठा हुआ था, ट्रायल चल रहा था। ट्रायल को डिले करने के उद्देश्य से बारंबार ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते आए। 2019 में उस मामले में इनको सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद अब जो एडवोकेट राजस्थान के वकील साहब को हड़काने वाला मामला था, उस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गुजरात में भी और राजस्थान में भी। गुजरात में उसका ट्रायल शुरू हो गया। गुजरात में ट्रायल जब हो गया तो उस ट्रायल के विरुद्ध ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जस्टिस समीर दवे की अदालत में इनकी जो एप्लीकेशन थी
कि कोर्ट ट्रांसफ़र कर दी जाए, और दूसरा डिले स्टे कर दिया जाए, ये स्टे कर दिया जाए और क्वेश्चन कर दिया जाए, वो सब डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये गुजरात हाई कोर्ट में कई बार गए, लेकिन बाद में ये चूँकि जेल होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आने लगे। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की 12 पिटीशनें फाइल की गई लगातार। अब संजीव भट्ट के पास अगर माल नहीं है तो कैसे हो गया? मतलब पैसा तो हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो मैं मान सकता हूँ कि हाई कोर्ट में आपने कई बार फाइल कर ली। हाई कोर्ट में जितनी बार, जो आप 10 बार में केस नहीं कर पाते, उससे बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में एक बार के केस का, ट्रायल का या केस का खर्चा आता है। सीनियर एडवोकेट हायर कर किया जाता है तो उसका खर्चा आता है। हर एक मामले में सीनियर एडवोकेट महंगे महंगे हायर करके उन्होंने खड़े किए, और ये लगातार कहने की कोशिश की, कोर्ट से मनाने की कोशिश की कि हमारी अदालत बदल दी जाए। अब बाद में कोर्ट की रिकॉर्डिंग मांग ली कि जिस कोर्ट में हमारी सुनवाई हो रही थी उसकी रिकॉर्डिंग हमको दे दी जाए। उस समय जब केस चल रहा होगा, मेरा मानना है कि उस समय रिकॉर्डिंग का सिस्टम रहा नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोरोना के दौरान वर्चुअल केसेस जब चले होंगे, वर्चुअल जब 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 ट्रायल चला होगा या वर्चुअल हियरिंग हुई होगी, तो उस समय के इन्होंने वो मांग लिए, और केस ट्रांसफ़र करना और केस को स्टे करना। ऑलरेडी एक केस में जेल काट रहे हैं, और उसी दौरान अब ये दूसरे जो केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, जिनमें हड़काना, धमकाना और कस्टोडियल डेथ का मामला है, ये बहुत सारे मामले ये लगातार उठा रहे हैं। उनको कैसे डीरेल किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बारंबार ये पिटीशन फाइल करते हैं, बारंबार ये केस फाइल करते हैं। आप सोचिए कि संजीव भट्ट जिनका नाम है, वो देश में लगातार ये बात कहते आए हैं कि मोदी जी दोषी हैं। लगातार वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए। लगातार ये कहते आए कि हिंदुओं को बढ़ावा देने का काम मोदी जी ने किया। लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के ऊपर एट्रोसिटी का काम मोदी जी के लूज रवैये की वजह से हुआ, पुलिस को डायरेक्शंस की वजह से हुआ। इनका मानना रहा होगा कि 63 राम भक्त जो मारे गए गोधरा में, उसके अलावा अहमदाबाद में भी हिंदू मारे जाते। ऐसा विचार रहा होगा कि भाई दंगा तो हो ही रहा है, दंगे में मोदी जी ने अगर ये कह दिया, हालांकि ये उसमें उपस्थित नहीं थे, ये बात के एविडेंस आ गए, इनके कमीशन बन चुका है, 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, सब कुछ हो गया जितना ये कर सकते थे। और कर कैसे रहे होंगे? कांग्रेस की मदद से ही कर रहे होंगे, वो कांग्रेस से ही संपर्क में थी ये तीस्ता सीतलवाड़। लेकिन ये लगातार ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मोदी जी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इन मामलों में जब लगातार ये बातें, प्रक्रिया चल रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सहयोग से केसेस जहां जैसे जो हो सकता था वैसे करने का प्रयास किया था। इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल उस समय कांग्रेस ने किया था, चूँकि हर चुनाव से पहले संजीव भट्ट निकल कर बाहर आते थे और संजीव भट्ट के स्टेटमेंट आते थे, संजीव भट्ट के एफिडेविट आते थे, संजीव भट्ट के लगातार कारनामे निकल कर आते थे, और ये क्वेश्चन खड़ा करते थे कि मोदी जी ये सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी राम भक्त को जो हत्या हुई गोधरा में, उनका कहीं ना कहीं रिटेलिएशन मोदी जी के डायरेक्शन पर या मोदी जी के लूज रवैये की वजह से हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां, हाई कोर्ट की कमेटियां, रेलवे की, नेशनल, चूँकि उस समय तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, उन सभी ने पूरी ताकत लगा डाली कि किसी तरह से मोदी जी को जेल भेज दिया जाए, किसी तरह से मोदी जी पर वो जो गुजरात का दंगे हुए, उन दंगों का आरोप मोदी जी के ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन उसमें ये कोई सफल नहीं हो पाए। परिणाम ये निकला कि संजीव भट्ट आज की तारीख में जेल में हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बार बार आने की वजह से उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार वो आएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीनियर एडवोकेट बार बार आप खड़ा करते हो, इतना सारा पैसा खर्च करते हो, पैसा अगर आपके पास है तो वकीलों का भला करिए, जहाँ वेलफेयर एसोसिएशन चल रही हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसमें कुछ डिफ़र करने की आवश्यकता है। ये जितने बड़े वकीलों को हायर किया जा रहा होगा, ये सब कांग्रेस के पीछे से सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि सारा खेल तो कांग्रेस के कहने पर ही चल रहा था। सारा केस मोदी जी को बदनाम करने का कांग्रेस ही पीछे से खेल रही थी, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ और दूसरे लोगों के थ्रू कर रही हो, या फिर वो संजीव भट्ट जैसे कर्मचारियों के बस पर कर रही हो। लेकिन लगातार इन सब के पीछे कांग्रेस ही रही है। अहमद पटेल निकल लिए, वो अलग बात है, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी थे। सोनिया गांधी बड़ी खिलाड़ी हैं। अब इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहते हुए डिसमिस किया कि पैसे बहुत हैं, तो फिर वो कर दीजिए। जबकि मेरा मानना है कि पैसे इनके पास बहुत नहीं होंगे, या होंगे भी, लेकिन कांग्रेस पीछे से सब खेल रही है। इसलिए खर्चा पानी अगर सीनियर एडवोकेट्स का दिया जा रहा होगा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं
कांग्रेस रही होगी जैसा कि बाकी मामलों में कांग्रेस पीछे से कर रही है। लेकिन अभी इनके जो तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है लगातार कोर्ट को परेशान करने के उद्देश्य से, वो मुझे लगता है अब आगे से इनकी हियरिंग्स को बंद कर देगा। 10,000 रुपये की कॉस्ट पिछली बार लगी थी तो इनको लगा 10-20 हज़ार फिर लगा देंगे, कोई बात नहीं। अब की बार 3 लाख 1-1 लाख रुपए की 3 पिटिशनों में कॉस्ट लगी और अगर फिर से एक बार फाइल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा पता नहीं। हालांकि ये फिलहाल तो जेल में ही है, लेकिन दूसरे मामलों में जिनमें ये ट्रायल चल रहा है या फिर जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, उन मामलों को स्टॉप करवाना चाहते हैं और कोर्ट के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, केंद्र के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अमित शाह जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि इन्होंने हिंदुओं का सपोर्ट किया था और हिंदुओं का सपोर्ट इनको नहीं करना चाहिए था। गोधरा के मामले में भी फिर हिंदू ही फंसने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है इनका विचार होते हुए ये सब किया जा रहा था। कांग्रेस इसके पीछे थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।